देखिए, ये जैसे कि बताया, मैं रिपीट नहीं करूँगा कोई चीज़। शाहजहाँ ने मैंने देखा कि पहली बार तकलीफ इस लोटे को उस वक्त हुई जब बिलावल साहब ने कहा कि फील्ड मार्शल को बतौर फातेह व्हाइट हाउस में बुलाया गया। तो पहली तकलीफ इसकी शुरुआत वहाँ से थी। और फिर जब भारत का जिक्र और जिस तरह बताया ईरान का जिक्र आया तो उसकी तकलीफ बढ़ती गई। और ये तकलीफ हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज तक भी इनके जो कैदी नंबर 400 पता नहीं 8 है क्या है, जो 20 है, 20 जो भी है, उसके पर्सनल अकाउंट से आज तक इसराइल पे कभी आपने देखा है कि उसने कभी उसकी मजम्मत की हो कभी। और आज तो इनके नारे भी उलट सुलट हो गए थे कि जो इसराइल का जो रिश्तेदार है गद्दार है, गद्दार है। इसराइल का पता नहीं कौन रिश्तेदार है इसराइल का और कौन गद्दार है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी कोई इसराइल में नहीं फंसा, बल्कि उनका एक रिश्तेदार यहाँ पे अपने किए की सजा भुगत रहा है। और ये जो मौसूफ है इसके सियासी कैरियर पे बात कर चुकी शाजिया, मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये सियासी मुसाफिर है। इसके कंधे पे हमेशा जो है ना वो बिस्तर होता है और ये हर स्टेशन पे उतरता रहता है। कौन सी सियासी पार्टी है जिसके ये जो है ना स्टेशन पे नहीं उतरा हो। और दूसरी एक और बात भी है कि इसका सिलेक्शन हुआ है या पता नहीं कोई टेक्निकल गलती है, ये रिटार्डेड इसको इस पोस्ट पे रखा है जिसको ये आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने देगा। खैर एक अकेला आदमी ये क्या करेगा, लेकिन इसको तो खुद जाती रंज भी है ना, जाती तकलीफ भी है। वो इसको अपने दादा की वजह से है और भी एक वजह से, जो मैंने आखिरी में ऐवान में कहा था, मैंने कहा अगर ये बात करोगे तो मैं पर्दे नशीनों की तरफ चला जाऊंगा। वो एक बड़ा गहरा राज है जो शायद उसका जो धमाका है ये बर्दाश्त ना कर सके। तो इनके घर में भी नाचाकी रही है ना कई दाइयों से, भुट्टो साहब की वजह से। तो उस वजह से जो है ना ये गुस्सा इनको भरा हुआ गुस्सा इनके दिलों में। और फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी 2 बार सदर बने, जमहूरी सदर हैं, और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला, पाकिस्तान की जो है ना बका की बात की। तो हम इस वक्त चाहते हैं कि अगर हमने देखना है कि इंडिया, जिस तरह शमीन साहब ने बताया, हर महाज पे हमने उसको शिकस्त दी। ईरान पर आज हमला हो रहा है, उसकी मजम्मत की। और कुछ बैद नहीं कि मोदी जो धमकियां दे रहा है तो वो उसमें कोई ना कोई गिरी हुई हरकत ना करे। तो आज हम सब सियासी पार्टियों को एक साथ मिलके स्टेबिलिटी के साथ, हम आहंगी के साथ उसका मुकाबला करना है। और ये आज जो था, इसको पता था कि बिलावल साहब एक फातेह के तौर पर आए हैं, तो उसमें रखना डाल के ये बताना चाह रहा था इंटरनेशनल वर्ल्ड को कि हमारे दरमियान दराड़े हैं, खुदा ना खास्ता हम एक पेज पर नहीं। क्योंकि दुश्मन हमेशा उस वक्त हमला करता है जब वो आपके घर की कमजोरी को देखता है। आज ये जानकर उनको इंडिकेट करवा रहा था, जिस तरह के इसकी पिछली तकरीर, मैं जिसको ट्रेट कहता हूं, उसके बाद ही भाग गए थे। इसने, आप अगर इसकी पिछली तकरीर आप सब भाई साफी हजरात कवर करते हैं, इसने कहा मैं जेट पायलट हूं जी। अब पायलट तो जेट का ही होता है। अब इसने कहा मैं जेट पायलट हूं और इस जगह पे भारत हमला ना कर दे, इस जगह पे इसने कोई 10 से 15 जगह बताई। वो जगह तो मुझे भी नहीं पता थी, इसने वो जगह मेंशन की और बोला यहां हमला करेगा तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। भाई जो मुझे नहीं पता वो तुम दुश्मन को बता रहे हो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। फिर इसने ये भी कहा, आपको याद होगा कि क्या गारंटी है जंग कब खत्म हुई, हमारे पास तेल ना खत्म हो जाए, हमारी सप्लाई ना खत्म हो जाए। इसने हौसले पस्त करने की कोशिश की इस मुल्क के आवाम की और हमारी बहादुर अफवाज की, लेकिन इसको मुंह की खानी पड़ी। जब उन्होंने शिकस्त दे दी दुश्मन को तो ये दूसरे दिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कहता है मुबारक, अब इसको जस्ती है मुबारक। तो ये डरा हुआ, खौफजदा, इंतहाई बुझा हुआ, कंफ्यूज एंड रिटार्डेड शख्स, जो मैं समझता हूं सियासी माहौल को खराब से खराब तर करेगा, जो आज इसने किया। अलबत्ता आज हमने इसको ये कहा है कि तुम इस मुल्क के सफारती फातेह को अगर उसके तकरीर में खलल डालोगे तो भूल जाओ कि तुम किसी भी चेयर पे बैठे हो, तुम बात नहीं कर सकोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज वो करके दिखाया। आगे सबको इजाफा करना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन है और 1-2 बंदे, इनका मेडिकल नफ्सियाती टेस्ट होना चाहिए कि ये इस एल हैं या नहीं है। क्योंकि अगर आप मेडिकल टेस्ट करवाएंगे इनकी नफ्सियाती तो ये उसमें पाए जाएंगे कि इस काबिल नहीं है कि ये नेशनल असम्बली के मेंबर रहे। खुद मुझसे बैरिस्टर्स, उन्होंने जो चेयरमैन है इनके बैरिस्टर, उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत हुआ है, आप भी यही गलत काम करें, बोलने दे। तो हमारी सियासी परवरिश और सियासी तरबियत ऐसी नहीं है। इनके
टेस्ट होने चाहिए, उसके बाद इनकी मेंबरशिप की फैसला होना चाहिए। चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एक बेहतरीन तकरीर की है कौमी असम्बली के फ्लोर पर। उन्होंने जिस जुर्रत से और सच्चाई से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, पाकिस्तान का केस जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर वो लेकर गए, यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के दीगर ममालिक के जो कैपिटल्स थे उसके अंदर बिलावल साहब अपनी टीम के साथ गए, पाकिस्तान से अमन का मैसेज लेकर और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर कर वापस आए। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असम्बली में जो बजट के दौरान तकारीर हैं उसमें अपनी तकरीर भी की, लेकिन उन्होंने जो प्रायोरिटी थी वो पाकिस्तान को दी। पाकिस्तान की जो कामयाबी हमें इंटरनेशनल सतह पर अपने बयानिया के हवाले से, अपने नैरेटिव के हवाले से हासिल हुई है, उसका जिक्र किया। और बार बार आपने सुना कि बिलावल भुट्टो साहब ने किस तरीके से हर फोरम पर जहां पाकिस्तान को कामयाबी हुई उसका जिक्र किया, और भारत को जो शिकस्त हुई है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। भारत की मोदी सरकार ने जो एक झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ एक अरसे से फैलाया है उसको बिलावल साहब ने बेनकाब किया। हर फोरम पर, चाहे वो आलमी दुनिया की कोई भी मुल्क हो या यूनाइटेड नेशंस हो या फिर जो मेंबर स्टेट्स हैं यूएन की, उनके साथ जो उनकी इंगेजमेंट है उसके हवाले से हो 70 के करीब मुलाकातें हुई हैं बिलावल साहब की और उनकी टीम की, और वो बेहतरीन मुलाकातें हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अपना सच बयान किया। दफाई एतबार से भी पाकिस्तान कामयाब हुआ, सिफारतकारी के एतबार से भी पाकिस्तान कामयाब हुआ, और आज बिलावल साहब की तकरीर में सिर्फ और सिर्फ ये तमाम बातें थी। लेकिन हमें नहीं समझ आ रहा कि पीटीआई को कौन सी तकलीफ उठी, और ख़ास तौर पे जो अपोजिशन लीडर हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि इतनी इज़्ज़तदार पोजीशन पर बैठने के लायक ही नहीं है। पता नहीं क्यों पीटीआई को कोई और जो ज़ीरक बंदा हो या सियासी शऊर रखता हो, ऐसे बंदे को उन्होंने लाकर ऐसे बंदे को रख दिया जिसने घाट घाट का पानी पिया है। और फिर अगर उनकी आप दास्तान सुने तो आमरों और जो अपने बैरूनी मुल्क आका है उनके हवाले से भी इन शख्स की काफ़ी खिदमात और इनके ख़ानदान की काफ़ी खिदमात हम सब जानते हैं। कराची शहर में किसने आग लगाई, किसने वहाँ झगड़े करवाए, ये हम जानते हैं। हम एहतराम से बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की असलियत से वाकिफ़ नहीं। हम अगर एहतराम का लिहाज रखते हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमें ये नहीं पता कि उन्होंने कितनी जमातें बदली हैं, और जिस जमात में वो जाके बैठे हैं उस जमात में उतनी ही शिद्दत से उस जमात का दिफा और दूसरी जमात को वो गाली देते नजर आए। आज जिस जमात की फोरम पे खड़े हैं उसको भी बेतहाशा गालियां दी हैं। आप तमाम का रिकॉर्ड निकाल के देख लें तो ये शख्स कब सच बोलता है कब झूठ बोलता है, अल्लाह माफ करे, इसका पता नहीं चलता। तो मैं समझती हूँ कि जो लोग इस तरह पैदर पे अपने बयानिए बदलते हैं उन पर तो पहली बात है कि एतबार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वक्त का ज़िया है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत अहम इशूज़ हैं जिस पे बात करनी है, और बिलावल साहब ने वही बात की। इनको तकलीफ कब हुई जब बिलावल साहब ने भारत की शिकस्त की बात की। इनको तकलीफ कब हुई जब बिलावल साहब ने ईरान के साथ सॉलिडारिटी का मुजाहरा किया। इन्हें तकलीफ कब हुई जब बिलावल साहब ने कहा कि अमेरिका ने जो हमला किया है इजराइल के कहने पर, उस पर अमेरिका के लोग भी नाराज